भैया बहनों, आज हम लोग अभिकेंद्र बल के बारे में अध्ययन करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। हम जानते हैं कि यदि कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से यदि गति कर रहा है, चल रहा है, तो उसकी गति में एक त्वरण होता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होता है और इसका परिमाण नियत होता है और दिशा लगातार बदलती रहती है। फिर भी तो अगर आप जानते हैं कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण की भी दिशा वही होती है। यदि त्वरण केंद्र की ओर लग रहा है तो इसका मतलब बल भी केंद्र की ओर लग रहा होगा। तो ध्यान देंगे तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर लगने वाला बल जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर यदि कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति तभी संभव है जब उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करे। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है, तो उसकी वेग की दिशा क्या होगी? उसके पथ के स्पर्श रेखी होगा। जहां पर कण यदि कण यहाँ है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, वह वेग की दिशा हो गई। और त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है तो बल की दिशा भी किधर हो गई? केंद्र की ओर हो गई। इसी तरह से कण यहाँ पहुंचा तो वेग की दिशा बदली। त्वरण भी देखिए, जो क्षैतिज में था वो क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर में हो गया, लेकिन फिर भी उसकी दिशा किधर है? केंद्र की ओर ही है। कण जहां भी पहुंचेगा हर स्थिति में बल की दिशा उसके केंद्र की ओर ही होगी। अब देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होगा? तो आप जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अभिकेंद्र बल है तो द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। और द्रव्यमान m आप जानते हैं कि अभिकेंद्र त्वरण का जो मान होता है वह v²/r होता है और एक होता है r ओमेगा²। यदि हम पहला मान रखते हैं तो m v²/r हो गया। यदि दूसरा मान रखते हैं तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण का दूसरा मान रखते हैं तो r ओमेगा²। इस तरह से आप देखेंगे कि अभिकेंद्र बल का दो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। एक, यदि हमारे पास रेखीय वेग मालूम हो और जिस पथ पर वो गति कर रहा है उसकी त्रिज्या मालूम हो तो हम ये पहला फार्मूला उपयोग कर लेंगे। यदि हमें उसका कोणीय वेग ज्ञात हो तो हम दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे कि ये जो अभिकेंद्र बल है ये प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बल जैसे घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, इन सबसे ही ये प्राप्त होता है। यह कोई नया बल नहीं है। ये जो जैसा हमने आपको बताया कि घर्षण बल हुआ, गुरुत्वीय बल हुआ, ये सब बल यही अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कार जो सड़क पर मुड़ती है तो वृत्तीय पथ पर उस समय होती है वह, और वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल मिल कहाँ से रहा है? तो ध्यान देंगे, कार जो आपकी इधर जा रही है वृत्तीय पथ पर, तो कार की पहिए जो टायर है, टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल, वह घर्षण बल यहाँ पर अभिकेंद्र बल का कार्य कर रहा है। इस तरह से इस स्थिति में घर्षण बल ही अभिकेंद्र बल हो गया। और अगर आप देखते हैं कि यदि टायर घिसा हो या सड़क गीली हो या सड़क पर बर्फ पड़ी हो, उस स्थिति में घर्षण बल कम हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त न होने के कारण कार क्या होती है? बाहर की ओर सरकने लगती है, फिसलने लगती है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो डोरी से बंधा हुआ कोई कड़ है, तो अगर वो हल्का है, उसका भार हल्का है, तो उसको हम लोग बांध कर ऐसे नचाएं तो वह वृत्तीय पथ पर गति करता है। और इस तरह से वहां जो तनाव है, जैसे मान लीजिए यही हम लोग ऐसे गति करा रहे हैं, तो जो डोरी में जो तनाव होगा वह तनाव ही अभिकेंद्र बल है की तरह कार्य कर रहा है। यदि हम लोग डोरी को छोड़ दें, जिस क्षण छोड़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर हमने छोड़ दिया डोरी को, अब तनाव 0 हो गया, अब वो वृत्तीय पथ पर नहीं गति करेगा, जो बल की दिशा है उसी दिशा में आगे चला जाएगा, रेखीय गति करना प्रारंभ कर देगा। इसी तरह से यदि हम लोग आगे देखें तो हमारे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे सूर्य के परितः पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है तो भी वृत्तीय पथ गति कर रही है, पथ पर गति कर रही है, और उसको अब आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। इसी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर ले तो यहाँ भी आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। इसी में हम लोग अगर देखें तो यदि आप देखते होंगे इसी में साइकिल या मोटरसाइकिल के जो पहिए हैं, यदि वो कीचड़ वाले सड़क से होके जा रहे होते हैं
तो वहाँ पर वह कीचड़ उस पर चिपक जाता है और वेग अधिक होने के कारण जो चिपका है वो वहाँ पर उस पहिए और उस मिट्टी जो कीचड़ है इनके बीच जो ये संपर्क जहाँ पे इनका हो रहा है वहाँ पे लगने वाला जो बल है वह पर्याप्त न होने के कारण, आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाने के कारण वह क्या होता है, स्पर्श रेखीय दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। तो आप देखते होंगे कीचड़ उछलते हुए आगे बढ़ता है, इसी कारण से वहाँ पे मडगार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं वृत्तिगत के। अगर आप लोग देखें कि वृत्तिगत पर आप ही यदि दौड़ रहे हों और सड़क हमारी आप जो ग्राउंड है वह चिकना हो गया हो, उस पर काई लगी हो, तो उस स्थिति में आपके पैर और उस ग्राउंड के बीच आवश्यक घर्षण बल जो नहीं प्राप्त हो पाता है, आप स्लिप कर जाते हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। उसी में से एक उदाहरण और है हमारा शंकुलोलक। डोरी से बांध कर यदि हम किसी पिंड को, जैसे मान लेते हैं कि यही हमारा एक पिंड है, इसको हमने क्या किया है, डोरी से बांध दिए हैं। अब यह पिंड का भार नगर नहीं है, तो अगर हम इसको नचाएंगे तो ध्यान देंगे भार नगर न होने के कारण यह एकदम, जैसे कहने के लिए तो हम कहेंगे एकदम क्षैतिज में यहाँ पे नचा रहे हैं, लेकिन ये होता नहीं है। ये कुछ न कुछ देखिए एकदम जहां हम नचा रहे हैं एकदम ऐसे क्षैतिज होकर जरूर कुछ कोण बनाया होगा। यह अगर बहुत तेज नचा रहे हैं, तो यदि धीमा नचा रहे होंगे तो यह आपका जहां से हमने बांधा है वहां से कुछ नीचे झुककर एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, और यहाँ पर इसके वृत्तीय गति पर चूंकि ये गति कर रहा है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा, और वो कहाँ से प्राप्त हो रहा होगा, कैसे प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। तो यह जो शंकुलोलक है इसे देखें तो हम किसी दृढ़ आधार से यदि किसी पिंड को लटका देते हैं और लटका के उसे गति कराएं वृत्तीय पथ पर, तो वह पिंड हमारा वृत्तीय पथ पे जो गति करेगा, तो मान लेते हैं कि यह उसका पथ है, इस पथ पर वो गति कर रहा है। तो अब यह उसकी पथ का केंद्र हो गया। तो देखेंगे कि जो तनाव बल है डोरी में T, वही आवश्यक अभिकेंद्र बल इसे उसी से मिलना है। तो ध्यान देंगे अब यह T ही, देखिए T का एक घटक होगा जो केंद्र की ओर लग रहा है, वह आवश्यक अभिकेंद्र बल देगा। अभी देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मिनट, यह जो थीटा कोण पर है, ठीक है, इस पिंड का जो भार होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे mg हो गया, और यदि यह थीटा कोण बनाया हुआ है तो तनाव का घटक अगर हम इस ऊर्ध्वाधर दिशा में देखें तो यह थीटा है, तो यह भी क्या होगा थीटा, तो यह t है तो यह हो जाएगा t cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत यह हो जाएगा t sin थीटा। आप किसी राशि का घटक निकालना जानते ही हैं, तो जो कोण मालूम है वो वाला हो जाएगा आपका कॉस में और दूसरा उसके ठीक लंबवत वाला साइन में। ठीक, तो देखेंगे कि ये टी साइन थीटा जो है वो केंद्र की ओर लग रहा है, तो यही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो हमारे तनाव का जो घटक है टी साइन थीटा जो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, यही इसकी वृत्तीय पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। तो आप जानते हैं अभिकेंद्र बल mv²/r होता है, तो ये कहाँ से मिल रहा है, तो टी साइन थीटा से मिल रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना ले हम लोग। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, इस धागे की जिससे हमने बांधा उसकी लंबाई यदि कितना हो, यल हो, धागे की लंबाई यल हो, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि अगर हाँ इसकी और त्रिज्या हम लोग जो है ध्यान देंगे इसे, ये जो जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या को यदि हम लोग चलिए r मान लेते हैं, तो इस r का मान क्या होगा, उसको अगर हम दिखाएं यल की पद में, तो यह यल है, तो यल का अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई कर दें इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें साइन थीटा अप्लाई कर दें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा जो लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब बटा कड़ होता है। देखिए तो लंब हमारा कितना है, यह त्रिज्या के बराबर है, तो r, और कड़ हमारा यल है। इस स्थिति में देखेंगे r बराबर यल साइन थीटा, तो त्रिज्या r हमारी कितनी हो गई, यल साइन थीटा हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि हम गति ले रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति, तो इसमें देखेंगे कि गति हो नहीं रही है, पिंड ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में तो नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में इसका वेग 0 होगा, तो त्वरण भी क्या होगा 0, तो नेट बल बराबर, तो t cos थीटा माइनस mg बराबर 0, नेट बल बराबर 0, अर्थात t cos थीटा बराबर mg। ठीक है,
इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 बना लें। 1 मिनट, पहले इसे 1 बनाए थे तो यह 2 हुआ और ये हो गया 3। ठीक है, अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमको ये जो 3 समीकरण मिले हैं, तो यदि हम लोग क्या करें कि इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लें। इस चीज को देखिए, जो टी साइन थीटा इधर है इसको इधर कर लें, पक्षांतर कर लें एक दूसरे को, तो टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन रखें। तो अब ये देखिए टी साइन थीटा में है और ये कॉस थीटा। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर mv²/r और यह है mg। ठीक है, तो भाग देंगे, टी से टी कट जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। और लेकिन अभी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है उसे, क्योंकि अभी इसमें कटेगा भी। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एम से एम कट जाएगा तो v²/r(g). ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो v² आपको दिख रहा है, तो v का जो मान होगा उस मान को देखें तो v बराबर होता क्या है। यदि इसकी त्रिज्या r है और हम लोग इसे जो घुमा रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में इसे लगने वाला जो समय है वह t है, इसका परिक्रमण काल t है। तो v बराबर क्या होगा 2πr/t, स्मॉल टी। परिक्रमण काल को स्मॉल टी से प्रदर्शित करें, क्योंकि तनाव को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित कर चुके हैं। तो अगर हम लोग परिक्रमण काल को भी कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर परिक्रमण काल को स्मॉल टी से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम लोग v का मान यहाँ पे भर दें तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 4πr² तो एक r से एक r कट जाएगा, तो जो मिलेगा वो हो जाएगा 4π²r/g(t²). ठीक है, तो इस तरह से यह प्राप्त होगा। अब आगे हम लोग क्या कर लें, इसमें ध्यान देंगे कि r का मान वहां पे भर दें। r का मान कितना है, यह साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 4π² और r की जगह पर क्या लिखेंगे, यल साइन थीटा अपॉन नीचे GT² है। तो देखेंगे कि साइन थीटा और यह साइन थीटा कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पलट दीजिए इसी को, कॉस थीटा बराबर GT² अपॉन 4π²L। ठीक है, और t अगर हम ज्ञात करें, परिक्रमण काल इसका देखें तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी पहले t² बराबर 4π²L कॉस थीटा अपॉन g। तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, π² का पाई और इन सब का है तो इनको अंडर रूट में रख लीजिए, तो L cos थीटा अपॉन g। तो यह शंकुलोलक के परिक्रमण काल का सूत्र आपको मिल गया। यदि आपको ये दिया हो कि कोई शंकुलोलक है जिसकी जो धागे की लंबाई जिससे लटकाया गया है उसकी लंबाई L है और यह ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है, तो थीटा, तो उस स्थिति में आप उसका परिक्रमण काल ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि परिक्रमण काल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये जो परिक्रमण काल है, अगर देखें तो अगर कोई डोरी है तो परिक्रमण काल यदि घट रहा है तो उस स्थिति में कॉस थीटा भी घटेगा, अर्थात थीटा का मान बढ़ेगा। ये जो थीटा का मान है हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि 90 डिग्री हो गया, यदि पिंड का भार, आपने कहा ना कि यदि पिंड का कुछ द्रव्यमान है तो उस स्थिति में वह 90 डिग्री पर वो गति नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यदि 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, 0, अर्थात वह इतना तेज गति करे कि उसका परिक्रमण काल 0 हो जाए। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है, इस कारण से कभी भी थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान देंगे यदि थीटा बहुत ही कम हो जाए,
हमने जो पिंड को लटकाया था, गति करा रहा था, तो थीटा का मान बहुत कम हो, बहुत छोटा कोण हो, थीटा टेंस टू 0 डिग्री हो, तो उस स्थिति में देखेंगे cos थीटा का मान 1 के लगभग बराबर होगा। तो ये जो परिक्रमण काल t है, यह लगभग कितना हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। और देखेंगे कि यह तो आपके सरल लोलक का आवर्तकाल का जो सूत्र है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि हम लोग कोण का मान बहुत कम रखते हैं, तो अगर पिंड हमारा जो सरल लोलक है वह रेखीय दिशा में गति ना करे, सरल रेखा में गति ना करे, बल्कि वृत्तीय पथ पर भी यदि गति करने लगे, तो भी उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग जब प्रयोग करते हैं सरल लोलक का, तो वहाँ पे थीटा का मान बहुत ही कम रखते हैं। तो ध्यान देंगे, आज हम लोग अभिकेंद्र बल के बारे में अध्ययन किए, उसका फार्मूला प्राप्त किए, और अभिकेंद्र बल का दैनिक जीवन में जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया। ध्यान देंगे कि ये जो शंकुलोलक है, कंपटीशन में कई बार आपसे शंकुलोलक के बारे में पूछ लेता, मतलब इसके आवर्तकाल के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, आवर्तकाल दिया है, लंबाई पूछ लिया या थीटा पूछ लिया। इसमें से जितनी राशि आपको दिख रही हैं, तो इसमें टी, एल और थीटा, इन्हीं में से कोई एक चीज आपसे पूछा जा सकता है बाकी का मान देकर। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, और इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे, जैसे सामान्यतः आपके पास आंकिक प्रश्न जो होंगे वो इन्हीं दोनों फार्मूलों के ऊपर होंगे आपके बुक में। तो उन्हें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, उसे दूर किया जाएगा।